तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आप सभी का स्वागत है विलियन चैप्टर के लेक्चर नंबर 13 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयनों और राउल्ट का नियम। तो इससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि रिकैप कर लेते हैं जो पिछले जो लेक्चरों में हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट था हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है हमारी, वो हमारी 4 प्रकार की थी, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण जो हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। तो उसमें हमने पहला पढ़ा था पराशरण दाब, दूसरा पढ़ा था हमने वाष्प दाब का अवनमन, तीसरा पढ़ा था हमने क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा पढ़ा था जिसको हमने लेक्चर नंबर 12 में देखा था हिमांक का अवनमन। तो स्टूडेंट्स, जिसने भी अगर इन चारों के चारों हेडिंगों को नहीं देखा है वो कम से कम चारों हेडिंगों को पढ़ करके आए अच्छे से, क्योंकि मैंने लेक्चर जो है पूरा विधिवत से एकदम कंप्लीट करा है। हर एक लेक्चर में एक एक टॉपिक को बताया है। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अगर उत्पन्न होती है तो हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, क्योंकि फिर हम उसको आगे देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको पूरा करेंगे। तो हम आज आपको चलते हैं, आज को आपको पढ़ाएंगे कि वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन और राउल्ट का जो नियम होता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि द्विअंगी विलयन कहते किसे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको यह पता होना चाहिए कि बाइनरी सॉल्यूशन कहते किसे, यानी द्विअंगी विलयन कहते किसे। यानी जब दो घटक होते हैं, एक विलेय का होता है, एक हमारा विलायक का होता है। जब दो घटक को आपस में मिलाया जाता है तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है वही हमारा बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। अगर 3 घटक को मिलाएंगे तो टर्नरी सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? टर्नली सॉल्यूशन। यानी कि हमारा ऐसा विलयन, अगर 2 घटक को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनता है उसको बाइनरी यानी द्विअंगी विलयन कहते हैं। और 3 घटक जो होंगे तो वो त्रिअंगी हमारे विलयन बनाएंगे स्टूडेंट। तो ये चीज मैं पहले ही आपको लेक्चर में बता चुका हूं। और एक बात और है कि अगर 2 घटक हैं, अगर दोनों घटक हमारा सॉल्यूशन बनता है, अगर दोनों घटकों के मिलने से जो हमारा विलयन बनता है, अगर उसके जो वाष्प दाब यानी विलयन, जो द्रव विलयन है हमारा, अगर वह वाष्पशील है, तो दोनों के दोनों जो घटक होंगे उनके अणु भी वाष्पशील में मौजूद होंगे। जाहिर सी बात है, अगर दोनों घटक अगर विलेय और विलायक है तो दोनों के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दोनों के दोनों वाष्पशील में होंगे। तो यानी कि अणु जो होंगे वो भी वाष्पशील में होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलयन के वाष्प यानी कि जो हमारा दोनों घटक का जो आंशिक दाब होगा उसके योग के बराबर होगा। तो राउल्ट का नियम जैसा कि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को पता है कि जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। तो जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है वो विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। तो हमने विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के उसको बराबर बताया था, वो राउल्ट का नियम था हमारा। तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं? एक चीज ये भी आ गई कि मोल प्रभाज हम कहते किसे हैं। तो मोल प्रभाज जो होता है विलयन में किसी भी एक आप घटक के मोलों की संख्या ले लीजिए, या तो विलेय की ले लीजिए या तो विलायक की ले लीजिए। अगर उनमें से किसी भी एक घटक के मोलों की संख्या आप लेते हैं तो उस विलयन के अंदर उपस्थित पूरा जो यानी कि 2 घटक होते हैं, उस दोनों घटकों के जो मोलों की संख्या होता है उन्हीं के अनुपात को हम क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। तो हमने मोल प्रभाज की भी बात कर ली, रिकैप कर लिया। आपको कहीं ना कहीं लेक्चर को जाकर के रिवीजन करने की जरूरत है, और लेक्चर को रिवीजन कर आइए। फिर यहाँ पर लेक्चर नंबर 13 को भी अच्छे से देखिए। चलते हैं वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन और राउल्ट का नियम। यानी कि स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन के प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर आंशिक दाब विलयन में उनके मोल प्रभाज के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या रहा है कि जो स्थिर ताप पर माने टेम्परेचर जो रहेगा वो मेरा यानी स्थिर रहेगा। तो वाष्पशील द्रवों के जो द्विअंगी विलयन के प्रत्येक घटक यानी कि जो वाष्पशील द्रव है हमारे, जो वाष्पशील जो द्रव है उसके प्रत्येक घटक का मतलब ये हो गया 2 घटक होंगे, एक विलेय होगा, दूसरा हमारा क्या होगा? विलायक होगा। उसके प्रत्येक घटक का विलयन के ऊपर आंशिक दाब जो होगा वो विलयन में उसके मोल प्रभाज के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। यानी जो विलयन के ऊपर जो आंशिक दाब होगा उसके क्या होगा? उसके मोल प्रभाज के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा, यानी होता है। अगर मैं बात करता हूं आगे कि यदि विलयन के 2 वाष्पशील द्रव घटक ए और घटक बी, एक का नाम मैंने दे दिया घटक ए और एक का नाम दे दिया मैंने घटक बी। जैसे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, देखिए अगर कोई मान लीजिए कि ये हमारा पात्र है, अगर ये हमारा पात्र है तो इस पात्र के अंदर अगर एक हमारा विलायक है, उसको मैंने मान लीजिए कि नाम दे दिया XE,
ये एक्स ए हो गया हमारा, ये घटक ए हो गया, ये एक घटक ए हो गया, और जिसको मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी चीज है, अदरवाइज इसका नाम मैंने दे दिया एक्स बी। अब ये दो घटक बनेंगे, और जब दो घटक बनेंगे, अरे भैया जब दो घटक बनेंगे तो विलयन ही तो बनेगा, और विलयन बनेगा तो ये वाष्पशील द्रव की तरह उड़ेगा, उड़ेगा ना। अरे भैया जब उड़ेगा तो यही कह रहा है, इसी की बात कर रहा है कि जब दो घटक होंगे हमारे, तो एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है, तो जिनके विलयन में मोल प्रभाज क्रमशः एक्स ए, मोल प्रभाज को एक्स से दिखाया गया था, उधर देखिएगा जाकर के, लेक्चर नंबर आप पढ़ करके आइएगा पिछले लेक्चर में, और एक्स ए और एक्स बी है, तो राउल्ट के नियम से किसी स्थिर ताप पर पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए, पी बी इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी। कहने का मतलब ये हुआ पी ए और पी बी विलयन के ऊपर क्रमशः द्रव घटक ए और द्रव घटक हमारा जो बी है उसके आंशिक दाब, यानी कि आंशिक दाब है, तथा पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है यानी कि समान ताप पर क्रमशः शुद्ध द्रव ए और शुद्ध द्रव बी के क्या है, वाष्प दाब है। तो पी टोटल का मतलब पी कुल इक्वल टू हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पी ए की वैल्यू रखेंगे और पीबी की वैल्यू रख देंगे राउल्ट के नियम के अनुसार। ये डाल्टन के नियम के अनुसार है, ये डाल्टन के नियम के अनुसार है, ये राउल्ट के नियम के अनुसार हम करेंगे पी टोटल इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। इतना नोट कर लीजिएगा, चलते हैं हम लोग आगे। तो अगली हेडिंग है हमारी स्टूडेंट्स वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन। तो वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले ये देखूंगा कि राउल्ट के अनुसार हम दो प्रकार के विलयन की बात करते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन और आदर्श विलयन की जब मैं बात करता हूं तो आदर्श विलयन की सबसे पहले हम जो लेक्चर चलेगा, ये जो हमारा ये वाली हेडिंग रहेगी, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आदर्श विलयन की, उसके बाद हम बात करेंगे अनादर्श विलयन की। तो अनादर्श विलयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जो होते हैं वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं यानी धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, और एक होता है हमारा ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि आदर्श विलयन हम कहते किसे हैं। तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं इससे पहले हमने देखा था कि जो राउल्ट के नियम का, यानी कि एक ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्णता, यानी कि जो राउल्ट के नियम का पूर्णता पालन करते हैं, वो भी ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में, ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में जो विलयन राउल्ट के नियम का पूर्णता पालन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं, आपको याद भी होगा। अगर मैं बताऊं कि जैसे कहने का मतलब ये है कि पी ए बराबर, यानी कि पी ए बराबर हमारा होता है एक्स ए पी नॉट ए। अगर एक्स ए पी नॉट ए की मैं बात करूं, पी बी बराबर मेरी पी बी की बात करूंगा तो एक्स बी पी नॉट बी। क्योंकि अगर कोई सॉल्यूशन बनता है, कोई विलयन बनता है स्टूडेंट, तो कोई भी विलयन बनता है तो इसके अंदर दो घटक होते हैं, एक हमारा एक्स ए, एक हमारा, अगर मोल के लिए ले रहा हूं एक्स मोल के लिए, तो यहाँ पर एक्स ए हो जाएगा ये, और एक के लिए हो जाएगा हमारा एक्स बी हो जाएगा। अगर मैं इसमें कोई विलयन मेरा बन रहा है, कोई भी विलयन मेरा बन रहा है, तो उसके अंदर दो घटक है, एक ए घटक है एक बी घटक है, तो दोनों के लिए मैंने एक के लिए एक्स मोल ले लिया, एक के लिए एक्स बी मोल ले लिया। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, जो इस नियम का पालन करता है वो कहीं ना कहीं राउल्ट के नियम का, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन हमारा कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पी ए इक्वल टू, अगर मैं पी टोटल की बात कर दूं, पूरे आंशिक दाब की बात कर दूं यहाँ पर, तो कुल आंशिक दाब जो होता है हमारा पी टोटल इक्वल टू होता है हमारा पी ए प्लस पी बी हो जाता है हमारा, प्लस पी बी हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को, अगर यहाँ पर ये पी ए की वैल्यू और ये पी बी की वैल्यू को अगर मैं पूरे को यहाँ पर रखता हूं, तो हमने अभी देखा था स्टूडेंट कि यहाँ पर ये पी टोटल हमारा हो जाएगा, पी टोटल इक्वल टू हो जाएगा हमारा पी एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। अगर जो इस नियम का, अगर जो भी विलयन इस नियम का पालन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वह आदर्श विलयन कहलाता है। जो इन नियमों का पालन करेगा वो आदर्श विलयन कहलाएगा, वही हमारा राउल्ट का नियम का पालन भी करेगा। और आदर्श विलयन वही विलयन होते हैं जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो चलते हैं हम स्टूडेंट कि वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन की, कि दो वाष्पशील द्रवों के जो विलयन पूर्ण संगठन रेंज में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। राउल्ट के नियम का जो पूर्ण संगठन रेंज में देखिए यहाँ पर बात हो गई है
कि कहने का मतलब यह है कि पूर्ण संगठन रेंज में। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा कि जैसे उदाहरण के लिए ले लेता हूं कि बेंजीन और मेरा टॉलुइन का जो मिश्रण होता है वो सभी अनुपातों में आदर्श विलयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो बेंजीन हो गया और टॉलुइन हो गया, इस इन दोनों द्रवों का जो मिश्रण होता है, इन दोनों द्रवों का जो मिश्रण होता है, ये दोनों के दोनों जो होते हैं, अगर मैं बात करता हूं आपका कि रासायनिक जो इन सब की आपस में जो क्रियाएं होती हैं, अगर इनकी मैं बात करता हूं कि जो इनके बीच में जो बल हो, जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, वो अगर कहीं ना कहीं अगर घटक ए की बात करेंगे तो घटक ए और ए दोनों के दोनों आकर्षण बल दोनों के बराबर होते हैं। घटक बी और बी दोनों की मैं बात करूंगा, दोनों के दोनों जो उनके बीच में आकर्षण बल बराबर होते हैं, और घटक ए और बी को मिला देंगे तो उनके बीच में भी जो लगने वाला आकर्षण बल होगा उन दोनों घटकों के योग के बराबर होगा। तो वही हमारा कह रहा है कि ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये यानी कि आदर्श विलयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम समझते हैं, जैसे कि एक चीज ये भी है हमारा कि मतलब जो जो आदर्श विलयन की तरह अगर व्यवहार कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा ये डेल्टा वी की वैल्यू जो होती है वो 0 आती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अगर मैं कोई घटक ए ले रहा हूं, जैसे यहाँ पर कहने का मतलब ये है हमारा, अगर हमने क्या करा कि इसके अंदर ए घटक मैंने डाला एक, और इसके अंदर पहले से मौजूद जो बी घटक था, ये भी 3 लीटर है, ये भी 3 लीटर है, तो बनने वाला जो मेरा सॉल्यूशन था वो 6 लीटर था। तो जो बनने वाला सॉल्यूशन था 6 लीटर था, पहले भी हमको 6 लीटर चाहिए था, तो 6 लीटर ले रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें परिवर्तन तो कुछ हुआ ही नहीं, तो डेल्टा भी हमारा कितना आएगा? 0 आएगा। डेल्टा भी हमारा क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर वही मैं बात करता हूं यहाँ पर कि एंथैल्पी परिवर्तन की बात करता हूं, एंथैल्पी परिवर्तन की, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखिए स्टूडेंट समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो घटक इसके अंदर ए घटक और ए घटक, यानी केवल विलय की बात कर रहा हूं, जो विलय के घटक हैं, इसके विलय के घटक, इनके बीच में जो आकर्षण बल है, इसके बीच में आकर्षण बल है, और एक घटक ये रहा हमारा, यानी कि बी घटक और बी घटक, बी घटक और बी घटक। देखिए बांड को बने जो हमारा ए और ए यानी कि विलय है, ये दोनों के दोनों बीच में जो इसके आकर्षण बल लग रहे हैं, और बी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहे हैं, तो इनके बांड तोड़ने में और यहाँ पर बांड को बनाने में जो ऊर्जाएं रिलीज हो रही हैं और जो ऊर्जाएं अवशोषित हो रही हैं, उसके लिए एंथैल्पी ऊर्जा जो है वो कैंसल आउट होकर के 0 हो जाती है। तो यहाँ पर डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं कि ये राउल्ट के नियम का पालन कैसे करता है, तो इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होता है, और जो इनके मध्य यानी ए एक हमारा विलय कण है और ये भी हमारा विलय कण है, यानी कि वो खुद ही का विलय कण है, तो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, जो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो इन दोनों ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है, दोनों के दोनों बराबर है। अगर दोनों के दोनों बराबर है तो दोनों के दोनों पूर्ण संगठन रेंज का पालन करेंगे, जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी आदर्श विलयन हमारा कहलाएंगे। तो आदर्श विलयन के जो लिए बनने वाला हमारा ग्राफ होता है स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। तो इसको उतार लीजिएगा, पूरा का पूरा इसको उतार लीजिएगा अच्छे से। और मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं। अगर मैं बात करता हूं हेप्टेन और हेक्सेन की, हेक्सेन और हेप्टेन की मैं बात करता हूं, C6H14, अगर मैं बात करता हूं C7H18, S16 की बात करता हूं, अगर मैं इन दोनों की भी बात करूंगा तो ये भी क्या करते हैं? आदर्श विलयन की तरह व्यवहार दिखाते हैं। अगर इनकी बात करूंगा, क्योंकि ये भी मिश्रणीय द्रव है, अगर मिश्रणीय जो भी अगर द्रव मिश्रणीय योग अगर योग के तौर पर अगर अपने आप को जोड़ करके कहीं ना कहीं आदर्श विलयन की तरह व्यवहार दिखाता है, तो कहीं ना कहीं वो रासायनिक और उनकी ध्रुवता जो होती है, रासायनिक प्रकृति और उनकी जो ध्रुवता होती है, पोलैरिटी, वो कहीं ना कहीं समान होती है, तभी जाकर के वो आदर्श विलयन की तरह क्या करता है स्टूडेंट? व्यवहार दिखाते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात कर दिया, अगर मैं कहता हूं एथिल आयोडाइड, अगर C2H5, अगर एथिल आयोडाइड की मैं बात करता हूं और C2H5 Br की मैं बात करता हूं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या करता है स्टूडेंट? आपका आदर्श विलयन की तरह व्यवहार दिखाते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। चलते इसके आगे चलते हैं।
तो अब हम चलते हैं वाष्पशील द्रवों के अनादर्श विलयन की तरफ। तो वाष्पशील द्रवों के जो अनादर्श विलयन होते हैं वो दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित करते हैं, एक ऋणात्मक होता है तो एक धनात्मक, यानी एक धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन और एक होता है हमारा ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। एक ऐसे विलयन जो हमारे आदर्श विलयन यानी कि जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं वह विलयन जो होता है हमारे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। तो बहुत कम ऐसे विलयन जो होते हैं जो आदर्श विलयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जो अति तनु विलयन होते हैं वो कम यानी कि कहीं ना कहीं आदर्श विलयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो हम बात करते हैं अब अनादर्श विलयन पर। तो हमने देखा था ये डायग्राम जो था वह आदर्श विलयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित कर रहा था। इस डायग्राम को हमने कहा कि ये आदर्श विलयन की तरह व्यवहार प्रदर्शित हमको कर रहा था। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारा जो है प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर है, यानी कि यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है। अगर मैं बात करता हूँ अनादर्श विलयन की, तो दो वाष्पशील द्रव्यों के जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं बात करता हूं धनात्मक विचलन की, धनात्मक विचलन की अगर मैं बात करता हूं तो धनात्मक विचलन का मतलब ये होता है कि जो राउल्ट का नियम का जो मापित वाष्प दाब होता है वो धनात्मक विचलन का जो यानी कि जो वाष्प दाब होता है वो उसके आपेक्षिक वाष्प दाब से कहीं ना कहीं अधिक हो जाता है। और होने का रीजन क्या है स्टूडेंट, देखिए आइए देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास दो घटक है, एक घटक ए है एक घटक बी है, दो घटक है मेरे पास, एक घटक ए है और एक घटक बी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ देखिएगा, एक घटक मेरा ए है और एक घटक मेरा क्या है स्टूडेंट बी है। अगर एक घटक मेरा ए है एक घटक मेरा बी है, मान लीजिए ये ए का घटक है और ये बी का घटक है, और इसके बाद जो आने वाला है वो तीसरा मेरा क्या हो जाएगा, ए और बी का घटक हो जाएगा। जो तीसरा वाला आने वाला होगा वो मेरा किसका हो जाएगा, ए और बी का घटक हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है बच्चों, कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि जो इसके अंदर जो इसका बीच में जो आकर्षण बल है ना, इसका जो आकर्षण बल है वो कहीं ना कहीं मजबूत है और इसका भी आकर्षण बल मजबूत है। अरे जब इन दोनों को मिलाऊंगा ना मैं, जो बनने वाला तीसरा मेरा विलयन होगा ना, इनके बीच का जो आकर्षण बल हो जाएगा वो दुर्बल हो जाएगा। अरे इनके बीच का जो आकर्षण बल होगा वह दुर्बल हो जाएगा और उसका ग्राफ जो होगा ना, उसका जो ग्राफ होगा भाई ऐसे करके ऊपर उड़ने लगेगा। वो जो इसका ग्राफ होगा वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगेगा, इसका जो ग्राफ होगा वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने लगेगा, इसका जो ग्राफ धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर ना अगर C2H5 लेता हूँ, यानी कि डाई एथिल ईथर मैं लेता हूँ, डाई एथिल ईथर यहाँ पर भी ले रहा हूँ, नीचे देखिए ध्यान दीजिएगा C2H5 और C2H5 है ये मेरा। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ मजबूत है। अगर मैं यहाँ पर एसीटोन लेता हूँ CH3CO, यानी कहने का मतलब ये है CH3CO, यहाँ पर COCH3। देखिए अब इन दोनों के बीच में बनने वाला बांड जो है वो मजबूत है बच्चों। अब यहाँ पर जो इनके बीच में जब बांड बनेगा, इनके बीच का बांड टूटेगा, क्योंकि देखिए अगर इसके बीच में मजबूती ज्यादा है और इसके बीच में मजबूती ज्यादा है तो इन दोनों के मिलने के बाद जो मजबूती है थोड़ी दुर्बल हो गई और ये वेपर प्रेशर की तरह इस तरह ऊपर उड़ने लगेगा। और जब उड़ेगा तो कह रहे हैं कि ये हमारा धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है। कहीं ना कहीं इन दोनों के द्रवों का जो योग है, उसका द्रवों का जो योग है, इनकी ध्रुवता देखिए, इनकी पोलैरिटी जो है वो यहाँ पर देखिए कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन था वो ज्यादा था, इनका जो बल था आकर्षण बल वो ज्यादा था। जब इन दोनों ए और बी के, ये दोनों के दोनों घटक है, एक घटक ए एक घटक बी। अरे भाई जब ए घटक है तो उसके साथ में का खुद का जो उसका ए वाला घटक होगा तो मजबूती बनाएगा ना, मजबूत बनाएगा। जब दूसरे घटक के साथ मिलेगा तो कमजोर हो जा रहा है, जब कमजोर हो जा रहा है तो दुर्बल बन करके ऊपर उड़ने लग रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा कौन सा विचलन प्रदर्शित करता है, धनात्मक विचलन हमारा ये
प्रदर्शित करता है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है बच्चों आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर मैं चलता हूं कि ऋणात्मक विचलन किसे कहते हैं, अगर ऋणात्मक विचलन की मैं बात करता हूं तो ऋणात्मक विचलन में मैं क्या करता हूं कि यहीं पर मैं क्या करूंगा, एक घटक यहां पर ले लेता हूं। अगर इसी घटक को मैं ले लेता हूं, अगर मैं इसी घटक को क्लोरोफार्म मान लेता हूं, क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है, चलिए बोलिए इसमें, क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3। क्लोरोफार्म का जो फार्मूला होता है CHCl3 होता है, और यहाँ भी CHCl3 होगा, और यहाँ भी CHCl3 होगा, और ये हमारा एसीटोन है, ये हमारा एसीटोन है। ये देखिए ये एक एक घटक है, ये एक एक घटक है, ये दोनों के दोनों एक एक घटक हैं। अब इनके बीच में, एक के बीच में मान लीजिए मजबूत होगा, एक के बीच में दुर्बल होगा। अगर मैं कह देता हूं कि दोनों के बीच में क्या होता है कि जो मापित वाष्प दाब होता है वो हमारे जो हमारा राउल्ट के नियम का जो मापित वाष्प दाब था उसके मापित वाष्प दाब से भी कम चला जाता है। अब इन दोनों को मिलाने पर जो इनका जो बांड था वो इन दोनों को जैसे ही मैं मिलाऊंगा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बांड बन जाएगा कि जो राउल्ट के नियम के ए और बी के बीच में, जो विलयन के बीच में जो आकर्षण बल बन रहा था उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका वेपर प्रेशर नीचे चला जाएगा, और जब वेपर प्रेशर जब नीचे जाएगा तो इसका ग्राफ कुछ होगा स्टूडेंट, ऐसा हो जाएगा। जैसा कि आप लोग डायग्राम चेंज करते रहिएगा, धनात्मक विचलन का जैसे मैंने ऊपर की तरफ बनाया था इसको बनाइएगा, और जो ऋणात्मक विचलन का जो ग्राफ होगा स्टूडेंट वो नीचे चला जाएगा, वो इस तरह चला जाएगा, यानी कि वो हमारा आपका कैसे जाएगा, इस तरह नीचे की तरफ चला जाएगा, इस तरफ ये बच्चों, ये स्टूडेंट नीचे की तरफ ऐसे चला जाएगा। मेरे को जहां तक उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, तब तक आप लोग इसको उतार लीजिएगा। एक एक चीजें जो मैंने बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, इन सभी को उतार लीजिएगा। अगर जो राउल्ट के नियम का जो वाष्प दाब होता है, अपेक्षित वाष्प दाब होता है, अगर किसी विलयन का वाष्प दाब जो होता है राउल्ट के नियम के अपेक्षित वाष्प दाब से अगर ज्यादा होगा तो वो धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। अगर राउल्ट के नियम के अपेक्षित वाष्प दाब से अगर किसी विलयन का जो वाष्प दाब होगा अगर वो कम होगा तो वह ऋणात्मक विचलन हमारा प्रदर्शित करेगा। जहां तक मेरे को उम्मीद है बच्चों आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना उतार लीजिए। अब मिलते हैं हम लोग आपको अगले लेक्चर में।